आज बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स में फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्स्ट यूनिट इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हम कॉम्पटन स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट्स कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स को चिरसम्मत भौतिकी समझाने में असफल रही। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नई थ्योरी की आवश्यकता पड़ी जिसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। उसी कड़ी में आज तीसरा एक्सपेरिमेंट कॉम्पटन स्कैटरिंग या जिसे हम क्वांटम प्रभाव भी कहते हैं वो पढ़ेंगे। इसे भी हम क्वांटम थ्योरी की सहायता से ही एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग क्या होती है। किसी भी कण का अपने प्रारंभिक पाथ से विचलन को हम स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहते हैं। डेविएशन फ्रॉम इनिशियल पाथ इज कॉल्ड स्कैटरिंग। ये डेविएशन, ये विचलन किसी भी कारण से हो सकता है, टक्कर से हो सकता है, रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए उसकी वजह से हो सकता है। कॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट ने ग्रेफाइट ब्लॉक से स्कैटर प्रकीर्णित एक्स रेज की तरंग दैर्ध्यों का अध्ययन किया और यह प्रेक्षित किया कि प्रकीर्णित एक्स किरणों में दो तरह की एक्स रेज होती हैं। पहली एक्स रेज तो वो जिनकी की तरंग दैर्ध्य प्रारंभिक तरंग दैर्ध्य के समान होती है। दूसरी तरंगें वो जिनकी की तरंग दैर्ध्य प्रारंभिक तरंगों की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। उसके साथ साथ कॉम्पटन ने यह भी प्रेक्षित किया कि दोनों तरंगों के तरंग दैर्ध्यों के अंतर प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है, अर्थात स्कैटर्ड तरंग कितने कोण से विचलित हुई उस पर भी दोनों तरंगों के तरंग दैर्ध्यों के अंतर निर्भर करता है। जैसा कि इस चित्र में हम देखें तो यहाँ से एक्सरेज जो है वो लेफ्ट से आ रही है। ये एक एटम में जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उससे टकराई, उसकी वजह से जो इसका इनिशियल पाथ था इसकी बजाय ये इस वाले डायरेक्शन में चली गई। तो ये इनिशियल पाथ से फाई कोण से विचलित हुई। तो फाई जो है यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग प्रकीर्णन कोण है। इस प्रभाव को हम कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रकीर्णन कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी इस प्रभाव को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही क्योंकि प्रकीर्णन की चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई विद्युत चुंबकीय तरंगें परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सरल आवर्त गति में कंपन करते हैं और ये कंपित दोलक जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रकीर्णित करते हैं। लेकिन प्रकीर्णन के पश्चात विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य समान ही रहती है, जो कि इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से कॉन्ट्राडिक्टरी करता था। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग को हमने क्वांटम थ्योरी की सहायता से समझने का प्रयास किया। क्वांटम सिद्धांत के अंदर एक्सरेज को फोटोन जैसे कंसीडर किया जाता है जिनकी की ऊर्जा क्वांटम के बराबर होती है, अर्थात क्वांटम सिद्धांत के अंदर एक्सरेज कण की तरह व्यवहार करती हैं। जब ये एक्सरेज किसी इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती हैं तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकीर्णित की जाती है और इस घटना को हम दो कणों के मध्य टक्कर के रूप में लेते हैं और ये दो कण होते हैं एक्सरे फोटोन और इलेक्ट्रॉन। जब एक्सरे फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपनी ऊर्जा का कुछ भाग विराम अवस्था में रखे हुए इलेक्ट्रॉन को देता है और शेष ऊर्जा के साथ ये किसी अन्य दिशा के अंदर प्रकीर्णित हो जाता है। इस टक्कर से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में जितनी वृद्धि होती है उतनी ही फोटोन की ऊर्जा में हानि होती है, अर्थात इस टक्कर में ऊर्जा का लॉस या क्षय नहीं होता, अर्थात ये टक्कर जो है प्रत्यास्थ टक्कर होती है, इलास्टिक कोलिजन होता है। और कॉम्पटन के अनुसार
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में जो वृद्धि होती है उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बंध से मुक्त होकर बाहर आ जाता है और जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः जब भी एक वर्णीय एक्स-रेज के फोटोन किसी हल्के धातु पर आपतित होते हैं तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की टक्कर की वजह से स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन एक्सरेज की तरंग दैर्ध्य प्रारंभिक एक्सरेज की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा होती है, लेकिन स्कैटर्ड फोटोन की ऊर्जा प्रारंभिक फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। अर्थात इस घटना के अंदर एक्स-रेज की तरंग दैर्ध्य में तो वृद्धि होती है स्कैटरिंग के पश्चात, लेकिन उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है टक्कर के पश्चात। इस घटना को समझने के लिए हम दो कणों के मध्य टक्कर लेते हैं और इस चित्र की सहायता से इस कोलिजन को समझते हैं। माना एक्स-रे फोटोन जिसकी ऊर्जा एच न्यू है, संवेग एच न्यू बाय सी है, लेफ्ट हैंड साइड से आकर रेस्ट पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन से टकराता है। इस इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास m0 है और रेस्ट मास एनर्जी m0 c² है। अर्थात टक्कर से पहले फोटोन की आवृत्ति न्यू है, जब ये टकराता है तो टकराने के पश्चात फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है जो कि विरामावस्था में पड़ा है, और टक्कर के पश्चात स्कैटर्ड फोटोन की आवृत्ति हो जाती है न्यू डैश, तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी एच न्यू डैश और संवेग हो जाएगा एच न्यू डैश बाय सी, और टक्कर के पश्चात एक्सरे फोटोन जो एक्स वाई तल में प्रकीर्णित हो जाता है। इस टक्कर से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि होती है और वो मोमेंटम गेन करके x माइनस वाई, अपोजिट डायरेक्शन सिस्टम को माइनस वाई कह सकते हैं, x माइनस वाई प्लेन के अंदर गतिशील हो जाता है। यहाँ पर गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा mc² और संवेग mv होगा, जहाँ m गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v इलेक्ट्रॉन का वेग है। यह कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह का होता है। चूंकि क्वांटम सिद्धांत के अंदर क्वांटम स्कैटरिंग को दो कणों के मध्य टक्कर के रूप में लेते हैं, अतः कंजर्वेशन के नियम लागू होंगे। तो पहला जो है नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, टक्कर से पहले की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा समान होनी चाहिए। टक्कर से पहले एक्स-रे फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, रेस्ट पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या जिसे हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी m0 c² इक्वल्स टू टक्कर के पश्चात फोटोन की ऊर्जा एच न्यू डैश प्लस टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा mc²। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे और mc² इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0 c² इक्वेशन 1। अब हम लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग संरक्षण के नियम से। तो पहले हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, अर्थात x एक्सिस के अलोंग टक्कर से पहले फोटोन का संवेग h न्यू बाय सी और इलेक्ट्रॉन का संवेग तो 0 हुआ क्योंकि वो रेस्ट पर था, इक्वल्स टू टक्कर के पश्चात स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम एच न्यू डैश बाय सी कॉस फाई, क्योंकि वो फाई एंगल से स्कैटर्ड हुआ है और एक्स वाई प्लेन में हुआ है तो हमने इसका एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट ले लिया, प्लस एम वी कॉस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संवेग है ये एक्स दिशा के अनुदिश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी जो एक्स माइनस वाई प्लेन के अंदर गतिशील है तो उसका एक्स कंपोनेंट हमने संवेग का ले लिया। इसको भी हम रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम वी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस ऑफ फाई इक्वेशन 2। अब हम लेंगे वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, चूंकि एक्स-रे जो हॉरिजॉन्टल एक्स-रे फोटोन हॉरिजॉन्टल दिशा में गतिशील था तो वाई दिशा के अनुदिश फोटोन का संवेग 0, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे था तो उसका 0 हो गई, इक्वल्स टू वाई अक्ष के अनुदिश
फोटोन का संवेग एच न्यू डैश बाय सी साइन ऑफ फाई, और ये y या माइनस वाई अक्ष के हैं, उसके अनुदिश इलेक्ट्रॉन का संवेग माइनस एम वी साइन थीटा। इसको भी अरेंज करके हम लिख सकते हैं एम वी सी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन ऑफ फाई। अब इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमने यहां पर लिख दिया। इसको रीअरेंज करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन लिया, न्यू स्क्वायर माइनस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस ऑफ फाई, क्योंकि यहां से भी एक टर्म आएगी न्यू डैश कॉस स्क्वायर फाई, न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, फिर 1 हो जाएगा तो न्यू डैश स्क्वायर ही हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो इक्वेशन आई थी उसको स्क्वायर करेंगे और इसको वापस पूरा ओपन करके हमें इक्वेशन 5 मिल जाएगी। अब इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को घटा देंगे, अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो इक्वेशन प्राप्त हुई थी उसका स्क्वायर किया, उसमें से संवेग संरक्षण के नियम से जो इक्वेशन आई थी उसको स्क्वायर करके घटा देंगे। माइनस करने पे हमें मिलता है एम स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h न्यू न्यू डैश कॉस ऑफ फाई माइनस 1 प्लस एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से किसी भी गतिशील इलेक्ट्रॉन जो का द्रव्यमान निम्न सूत्र से दिया जाता है m इक्वल्स टू एम जीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, m जीरो रेस्ट मास है और v इलेक्ट्रॉन का वेग है और c प्रकाश का वेग है। इस वाली इक्वेशन से हम लिख सकते हैं m जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम जीरो स्क्वायर का मान यहां से हम रख देंगे इक्वेशन 6 के इस वाली टर्म में। और एम जीरो स्क्वायर का मान रखने पे हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है, जिसको यदि हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगी 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस ऑफ फाई माइनस 1 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाके यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा और हमें मिल जाएगी 2h न्यू माइनस न्यू डैश मल्टीप्लाइड बाय एम जीरो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। 2h से 2h कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल्स टू h, इस वाली टर्म को भी हम यहाँ ले आएंगे न्यू न्यू डैश अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। अब न्यू न्यू डैश को हम इसके नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश इक्वल्स टू h अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन न्यू डैश कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल्स टू h अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। यहाँ डिनोमिनेटर से एक c जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो हमारे पास आ जाएगा c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू इक्वल्स टू h अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। चूंकि c इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा, तो यहाँ पर हमारे पास न्यू से तो यहाँ पे हो जाएगा c इक्वल्स टू न्यू डैश लैम्डा डैश, तो हमारे पास बचेगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। इक्वेशन 8 को हम कहते हैं, इक्वेशन 8 जो है ये कहलाती है कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य में कॉम्पटन विस्थापन को हम इक्वेशन 8 से प्रदर्शित करते हैं। इससे हमें दोनों तरंग दैर्ध्यों के मध्य अंतर प्राप्त होता है। लैम्डा डैश है स्कैटरिंग के बाद एक्सरे तरंग की तरंग दैर्ध्य,
लैम्डा है स्कैटरिंग से प्रूव एक्स रेज की तरंग दैर्ध्य। इक्वेशन 8 को हम देखें तो इन दोनों तरंगों के मध्य अंतर जो है वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करता है और एंगल ऑफ स्कैटरिंग के अलग अलग मान के लिए हमारे पास उसके मान अलग अलग हो सकते हैं। उसके अलावा इक्वेशन 8 में कांस्टेंट h अपॉन m0c, यहाँ पर h भी कांस्टेंट है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। इसकी डायमेंशंस जो है वो तरंग दैर्ध्य की डायमेंशंस के बराबर आती हैं, अर्थात h अपॉन m0c की विमा जो होगी वो तरंग दैर्ध्य की विमा के बराबर होगी। अतः इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा c से। तो लैम्डा c इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन m0c, और इक्वेशन 8 हमारी हो जाएगी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा c 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। लैम्डा c के इसमें हम h m0c के मान रख देंगे, ये सारे मान m के इसमें रखे हुए हैं। जब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास आता है लैम्डा c इक्वल्स टू 0.0242 ×10⁻10 मीटर, और एंगस्ट्रॉन्ग में लिखने पर लैम्डा c इक्वल्स टू 0.0242 एंगस्ट्रॉन्ग। यह मान है कॉम्पटन वेवलेंथ का, यह मान हमें याद भी रखना है। हम यह देखें कि अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन के लिए, अधिकतम तरंग दैर्ध्य के विस्थापन के लिए इसका मान जो है वो अधिकतम होना चाहिए। इसका मान अधिकतम कब होगा? जब cos फाई का मान -1 होगा, तो 1 माइनस -1 2 हो जाएगा। cos फाई के -1 मान के लिए फाई का मान 180 डिग्री होना चाहिए, अर्थात जिस दिशा से फोटोन आता है इलेक्ट्रॉन से टकराने के पश्चात उसी दिशा में लौट जाना चाहिए स्कैटरिंग के बाद। इस कंडीशन के अंदर यहां पर हमारे पास cos फाई का मान -1 होगा, और हम देख सकते हैं दोनों तरंग दैर्ध्यों के मध्य अंतर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जिसे हम डेल्टा लैम्डा से दिखाते हैं, वो हो जाएगा 2 लैम्डा c के बराबर, और 2 लैम्डा c का मान होगा 0.0484 एंगस्ट्रॉन्ग। ये मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट है, कॉम्पटन विस्थापन है, अर्थात स्कैटरिंग के पश्चात जो एक्सरे तरंग है उसकी अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा प्लस 0.0484 एंगस्ट्रॉन्ग हो सकती है। फाई या स्कैटरिंग एंगल के भिन्न भिन्न मानों के लिए कॉम्पटन विस्थापन जो है भिन्न भिन्न आता है। पहला केस, जब स्कैटरिंग एंगल का मान 0 है, अर्थात स्कैटरिंग ही नहीं हुई है, एक्सरे फोटोन अपने प्रारंभिक पथ पे ही चल रहा है, तब इस स्कैटरिंग से पहले और स्कैटरिंग के बाद दोनों की तरंग दैर्ध्य समान होती है। जब इलेक्ट्रॉन से टकराने के पश्चात एक्सरे फोटोन 45 डिग्री पर स्कैटर्ड हो जाता है, तब cos फाई का मान होगा 1/√2, और कॉम्पटन शिफ्ट जो होगी लैम्डा माइनस लैम्डा डैश हो जाएगा लैम्डा c/2। जब स्कैटरिंग एंगल का मान 90 डिग्री होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन से टकराने के पश्चात एक्सरे फोटोन y अक्ष के अनुदिश स्कैटर हो जाए, उस स्थिति में cos फाई का मान 0 और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का मान होगा लैम्डा c कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर। जब एक्सरे फोटोन 135 डिग्री से स्कैटर्ड हो, तब cos 135 हो जाएगा -1/√2, और कॉम्पटन विस्थापन हो जाएगा लैम्डा डैश प्लस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा c 1 + 1/√2। जब स्कैटरिंग एंगल का मान 180 डिग्री हो, अर्थात जिस दिशा से फोटोन आए उसी दिशा में फोटोन लौट जाए, तो cos फाई का मान होगा -1 और लैम्डा माइनस लैम्डा डैश होगा 2 लैम्डा c। इस स्थिति में अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन होता है। इन सब को हमने यहाँ पर चित्र द्वारा भी दिखाया है। इस डायग्राम में एक मिस्टेक है, यहां पर ये फाई होना चाहिए, इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ स्कैटरिंग को हमने फाई से दिखाया है।
जब फाई का मान 0 है, कोई लैम्डा शिफ्ट ही नहीं आई है, एज इट इज है। जब फाई का मान 45 हुई है तो लैम्डा लैम्डा डैश का मान ये आया है। जब फाई का मान 90 डिग्री है तो विस्थापन जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। जब फाई का मान 135 डिग्री है तो विस्थापन का मान और बढ़ गया, और जब 180 हुआ तो अधिकतम मान हो जाएगा। तो इस तरह से कॉम्पटन प्रभाव से फोटोन को हम पार्टिकल की तरह या कण की तरह सत्यापित करते हैं, जो कि क्वांटम थ्योरी के अनुसार होता है। इस प्रभाव के अंदर फोटोन जो है कण के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है, और इस प्रयोग के अंदर इसकी एनर्जी का कुछ भाग कहीं भी यूज नहीं हुआ, जो कि सिद्ध करता है कि फोटोन जो होता है इनडिवाइजिबल होता है, अविभाज्य होता है। अतः कॉम्पटन प्रभाव जो है क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करता है। कॉम्पटन इफेक्ट में हम गतिशील इलेक्ट्रॉन जो कि टक्कर के पश्चात x माइनस वाई प्लेन में गतिशील हो जाता है, उसकी दिशा निकाल सकते हैं और उसकी गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। संवेग संरक्षण के नियम से हम निकाल लेंगे टेन थीटा, मीन्स वाई अक्ष के अनुदिश सदिश संवेग का घटक था, उसमें हम x दिशा के अनुदिश संवेग का घटक है उसका भाग दे देंगे, तो हमें निकल जाएगा टेन थीटा। और यहाँ पर हमने न्यू डैश कॉमन लिया नीचे, तो न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस कॉस ऑफ फाई, और इसको हमने यहाँ पे c से मल्टीप्लाई किया और c से ही डिवाइड किया, तो ये लैम्डा के फॉर्म में आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन फाई अपॉन लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस कॉस ऑफ फाई। चूंकि कॉम्पटन शिफ्ट इक्वेशन 8 से हमें पता है लैम्डा डैश इक्वल माइनस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन m0c 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा प्लस दिस राइट हैंड साइड। इक्वेशन 10 से मान इक्वेशन 9 में रख देंगे लैम्डा डैश का, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन फाई, ये हमने यहाँ पे लैम्डा डैश का मान रख दिया अपॉन लैम्डा माइनस कॉस ऑफ फाई। इसमें लैम्डा से डिवाइड किया तो टेन थीटा इक्वल्स हो जाएगा साइन फाई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन m0c लैम्डा 1 माइनस कॉस फाई माइनस कॉस फाई। 1 माइनस कॉस फाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू साइन फाई अपॉन 1 माइनस कॉस फाई कॉमन लिया 1 प्लस एच अपॉन m0c लैम्डा, और टेन थीटा इक्वल्स टू साइन फाई 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन m0c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की दिशा बताता है, यहाँ टेन थीटा होगा, इसको करेक्ट कर लेना, टेन थीटा होगा। अब रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की ही गतिज ऊर्जा, चूंकि गतिज ऊर्जा होती है, इसको हमने यहाँ पे k से लिखा है हाफ mv स्क्वायर, और ये क्या होगी स्कैटरिंग से पहले फोटोन की ऊर्जा माइनस स्कैटरिंग के पश्चात फोटोन की ऊर्जा, इतनी ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि टक्कर तो अप्रत्यास्थ है, तो प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर ऊर्जा की हानि नहीं होती। तो k इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एच न्यू हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू, और k इक्वल्स टू इसको हमने तरंगदैर्ध्य के रूप में लिख दिया एस सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। इक्वेशन 10 से लैम्डा डैश का मान रख देंगे, तो k इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा ऊपर और लैम्डा डैश का मान हमने यहाँ पर रख दिया, और k इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास k एस सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा अपॉन ये टर्म, और k इक्वल्स टू एच न्यू, यहाँ पे हमने वापस इसको जो है न्यू की टर्म्स में लिख लिया एच न्यू 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी इसको हम एच न्यू की टर्म्स में लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू कितना हो जाएगा c अपॉन न्यू, तो न्यू तो ऊपर चला जाएगा, सी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा।
और इस वाली टर्म को एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर को हमने लिखा अल्फा। तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू एच न्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। और जब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू आ जाएगा बस एच न्यू अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा। और इसके द्वारा हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और आपतित फोटोन की ऊर्जा का अनुपात निकाल सकते हैं। के तो हो गया रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और ये हो गया आपतित फोटोन की ऊर्जा। तो हमारे पास एच न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी के अपॉन एच न्यू। बैकवर्ड स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन से टकराकर पुनः अपनी प्राथमिक दिशा में लौट जाए अर्थात एंगल ऑफ स्कैटरिंग का मान 180 हो, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम होगी। और इसको हम लिख सकते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा को 2h न्यू अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा, क्यों कॉस फाई का मान कितना हो जाएगा -1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और के मैक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर क्या करेंगे अल्फा का मान रख देंगे, तो हमारे पास इस वाली टर्म में आ जाएगा। दो सब में से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इस वाले फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो कि फाई के 180 डिग्री होने की स्थिति में होगी उसका मान आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम तरंग दैर्ध्य के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। तो हमें ये जो है इस तरह से तरंग दैर्ध्य के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा मिल जाएगी के मैक्सिमम इक्वल्स टू 2m0 c स्क्वायर लैम्डा c स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा c लैम्डा, जहां पर कि लैम्डा आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य है और लैम्डा c कॉम्पटन प्रभाव भी क्वांटम सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये 3-4 एक्सपेरिमेंट्स जो थे मेन थे, जो कि पहला हमने पढ़ा कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण, दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा कॉम्पटन प्रभाव। ये सब जो है क्वांटम सिद्धांत के उद्भव के कारण बने। थैंक यू।